एक समय की बात है। धनपुर नाम के एक गांव में रामू नामक एक मूर्तिकार रहता था। वह मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसकी एक खिलौने की दुकान भी थी। आसपास के सभी लोग उसके खिलौने खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आया करते थे। एक दिन जमींदार का सेवक रामू की दुकान पर आया और बोला, अरे रामू, क्या तुमने कुछ नए खिलौने बनाए हैं? मुझे जमींदार साहब ने भेजा है यह पूछने के लिए कि क्या तुमने उनकी पसंद के खिलौने बना दिए हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए नया घर बनवाया है और उसे सजाने के लिए कुछ अच्छे खिलौनों की भी जरूरत है। ओह, अरे साहब, जमींदार साहब से कहना मैं उनके खिलौने एक दो हफ्ते में बना दूंगा और बहुत ही सुंदर खिलौने बनाकर दूंगा। मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। ठीक है, हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, इसे मत तोड़ना। जरूर जनाब, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। यह हमारे लिए पूजनीय है और हमारे जीवन व्यापन करने के लिए भी तो यही एकमात्र साधन है। मैं समय पर खिलौने बनाकर पहुंचा दूंगा। रामू के बनाए हुए खिलौनों की बहुत मांग थी। वह समय पर सभी को खिलौने बनाकर पहुंचा दिया करता था। उस गांव का कोई भी दूसरा मूर्तिकार उसकी कला की बराबरी नहीं कर सकता था। उसका व्यवसाय दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा था। रामू के दो बेटे थे, विशाल और विवेक। वो चाहता था कि उसके बेटे भी अच्छे मूर्तिकार बने। एक दिन रामू ने विशाल और विवेक को अपने पास बुलाया। अरे विवेक, तू मेरे बाद इस खिलौने की दुकान को संभालना। तेरा भाई अभी बहुत छोटा है, इसलिए पहले मैं तुझे यह कला सिखाऊंगा। बाद में तू अपने भाई को भी सिखाना। ध्यान से सीखना। तुझे बहुत बड़ा मूर्तिकार बनना है, मुझसे भी ज्यादा प्रसिद्धि पाना है। हाँ हाँ, जरूर जरूर पिताजी, मुझे तो खिलौने बनाना बहुत पसंद है। मेरे लिए तो यह खेल जैसा है और आप मुझे सिखाएंगे तो मुझे तो बहुत ही खुशी होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा कि तुझे खिलौने बनाने को खेल में नहीं लेना है। तुझे इसको अपनी कला के रूप में लेना है ताकि तू मुझसे भी बड़ा मूर्तिकार बन सके और हमारे जीवन में थोड़ी खुशहाली भी ला पाए। क्योंकि हमारी दुकान काफी अच्छी चलती है, तो पहले तू इसे संभालना सीख। उसके बाद मैं तुझे खिलौने बनाना सिखाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा अनुसार इस दुकान को भी संभालूंगा और बाकी समय में खिलौने बनाना भी सीखूंगा। ये ठीक रहेगा ना पिताजी? हाँ बेटा, मैं यही तुझसे कहना चाह रहा था कि पहले दुकानदारी को कुछ सीखना, उसके बाद मन लगा के खिलौने बनाना। हमारी जो प्रसिद्धि है इसे ऐसे ही बनाए रखना। बेटा, मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ और यही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी बात मानोगे तो बहुत बड़े मूर्तिकार बनोगे। उस दिन से विवेक ने मन लगाकर अपनी दुकान का ध्यान रखना शुरू कर दिया और पिताजी से खिलौने बनाना भी सीखना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक एक दिन रामू ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, देखो बेटा विवेक, मुझे आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। तुम दुकान का ध्यान रखना विवेक बेटा, और अपने छोटे भाई विशाल का भी ध्यान रखना। जब विशाल की पढ़ाई पूरी हो जाए तब उसे भी एक अच्छा मूर्तिकार बना देना। तुम लोगों, मैं इसे बीच में छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है, पर तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना और छोटे भाई की पढ़ाई का भी ध्यान रखना और तुम दोनों सावधान भी रहना। इतना कहकर रामू ने अंतिम सांसें ली। रामू काफी समय से बीमार चल रहा था, किंतु उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी कि वह बीमार है और अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। विवेक अपने पिता की तरह ही खिलौने बनाना जारी रखता है और अपने व्यवसाय को काफी बड़ा कर लेता है। दूसरी ओर विशाल 16 साल की उम्र में अपनी गांव की पढ़ाई पूरी कर लेता है और एक दिन अपने भाई से कहता है, भैया, आज मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे की पढ़ाई मथुरा जाकर करना चाहता हूँ।
पिताजी हमेशा चाहते थे कि हम में से एक अच्छा मूर्तिकार बने और दूसरा पढ़ाई के साथ साथ मूर्तिकारी की कला को भी सीखे। किंतु भैया, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है। आपसे आज्ञा मांगने आया हूँ। भैया, क्या मुझे आगे पढ़ाई करने की आज्ञा मिलेगी? हाँ हाँ विशाल, क्यों नहीं। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। एक भाई पढ़ाई कर लेगा तो दुकान के हिसाब किताब का भी ध्यान रख लेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। मिट्टी के खिलौने बनाने की कला तो मैं तुम्हें कभी भी सिखा सकता हूँ। अगर तुम्हें जाना है मथुरा तो तुम बिल्कुल जा सकते हो। मेरे भाई, दोनों भाई में काफी अच्छा प्यार था। दोनों भाई गले मिलते हैं। फिर विवेक ने विशाल के लिए मथुरा में नारायण शास्त्री नामक एक विद्वान की खोज की, जो काफी अच्छा शास्त्र पढ़ाते थे अपने विद्यार्थियों को। विवेक ने विशाल से कहा, देखो विशाल, मैंने मथुरा के बहुत अच्छे नारायण शास्त्री जी का पता लगाया है, जो तुम्हें सभी शास्त्रों में विद्वान बना देंगे। और भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे विद्वान बनकर आओ, ताकि हम अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, हमारे पिताजी का नाम रोशन कर सकें। भैया, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम अपने खानदान, अपने परिवार का नाम रोशन करें। पर ध्यान रखना भैया, मैं वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद आऊँगा और आप मुझे मूर्ति बनाने की कलाकारी सिखाएंगे, जैसा कि पिताजी चाहते थे। विवेक विशाल को समझाता है, देखो बेटा, अगर किसी गुरु से ज्ञान लेना है तो वहाँ का सबसे होनहार शिष्य बनकर ही अच्छा ज्ञान हासिल हो पाएगा। पीछे रहने पर तुम्हें ज्ञान उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हाँ भैया, मैं आपकी इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा और पूरी कक्षा में सबसे अव्वल दर्जे पर ही कोई काम करूंगा। इतना कहकर विशाल वहां से रवाना हो जाता है और शास्त्री जी के आश्रम पहुंच जाता है। शास्त्री जी सभी बच्चों को कुछ विद्या सिखा रहे होते हैं। विशाल वहां जाकर शास्त्री जी को प्रणाम करता है। अच्छा, तो तुम हो विशाल, वो प्रसिद्ध मूर्तिकार रामू के दूसरे बेटे, यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए हो। जी शास्त्री जी, मैं आपके सानिध्य में रहकर यहाँ पर कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि अपने अच्छे प्रदर्शन से आपका दिल भी खुश कर दूँ। वाह बेटा विशाल, वाह, तुम तो वाक पटुपत्ता में काफी अच्छे हो और काफी निपुण भी हो। चलो यहीं से तुम्हारा काम शुरू करते हैं। इन सभी छात्रों के साथ में बैठ जाओ, मैं कुछ उपदेश दे रहा हूँ, इसे सुनो, बाकी का ध्यान कल लगाना। विशाल सभी छात्रों के साथ बैठ जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। एक दिन शास्त्री जी अपने सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि तुम सब पढ़ने के लिए आए हो, अब तुम सब मेरे लिए एक समान हो। अब मैं एक परीक्षा लूंगा और जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली होगा वही मेरा प्रिय छात्र बनेगा। इतना बोलकर शास्त्री जी ने सभी को अलग अलग समझाया कि उनकी परीक्षा क्या है और सभी लोग अपनी अपनी परीक्षा देने में लग गए। परीक्षा में विशाल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा। गुरुजी ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की, जिससे विशाल को घमंड हो गया। अब विशाल घमंड में चूर होकर सबका अपमान करने लगा। मैं तुम सब में श्रेष्ठ हूँ, तुम सब मूर्ख हो। तभी एक छात्र ने बीच में कहा, विशाल, अहंकार मत करो। आज तुम पहले आए क्योंकि तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन इससे बेहतरीन लोग भी होते हैं। बुद्धिमत्ता किसी की बपोती नहीं है। तुम जो सोच रहे हो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये तुम्हारे अंदर का अहंकार बोल रहा है, और जिसमें अहंकार होता है वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ, कौन है मुझसे बेहतर? कोई मुझसे अच्छा हो, मुझसे बेहतर हो तो मेरे सामने आए, मेरा मुकाबला करे। कुछ दिन बाद नारायण शास्त्री के आश्रम में एक नया छात्र आता है, जिसका नाम होता है सज्जन। वह बहुत ही होशियार होता है। क्योंकि विशाल अहंकार में चूर था, इसलिए सज्जन अपनी सज्जनता से सभी लोगों का प्रिय बन जाता है। नारायण शास्त्री भी उसकी बुद्धिमत्ता की काफी सराहना करने लगते हैं। यह देखकर विशाल को बहुत जलन होती है।
लेकिन उसने यह बात सभी से छुपाई और सज्जन से दोस्ती कर ली। सज्जन भी बहुत ही मिलनसार था और अपने ही नाम के मुताबिक काफी सज्जन था। उसने दोस्ती स्वीकार कर ली, लेकिन विशाल मन ही मन उसे हटाना चाहता था ताकि फिर से वो गुरु जी का प्रिय छात्र बन पाए। एक दिन गुरु जी ने सभी छात्रों से कहा, आज से हम जंगल में जाकर आयुर्वेद को सीखेंगे, जहां हम जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, उन्हें पहचानना, ये चीज सीखेंगे। जो सबसे अधिक मूल्यवान जड़ी बूटी ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम में क्या मिलेगा मैं बाद में बताऊंगा। विशाल और सज्जन, तुम दोनों काफी होनहार छात्र हो, पर ध्यान रखना जंगल के ज्यादा अंदर तक मत जाना। जंगल के अंदर खाई हो सकती है, कोई जंगली जानवर हो सकता है। यह बात मैं सभी छात्रों के लिए कह रहा हूँ। परीक्षा में अव्वल आने के लिए कोई भी ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। मेरी इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। विशाल को तो मानो मौका मिल गया हो। वो सज्जन को बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां से नीचे घाटी दिखाई दे रही थी। उसने सज्जन को वहां से धक्का दे दिया। विशाल जोर से कहने लगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए ही लाया हूँ। अरे मित्र, मैंने तुमसे सच्ची मित्रता की और तुम मुझे यहाँ खाई में फेंकने के लिए आ गए। मित्र, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। गुरु जी की शिक्षा का तो मान रखो, गुरु जी की शिक्षा का तो मान रखो। विशाल उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे मारने के लिए ऊपर से पत्थर फेंकने ही वाला था कि तभी कुछ छात्रों ने इस शोर को सुन लिया और वहां आ पहुंचे। विशाल भाग गया और छात्रों ने सज्जन को बचा लिया। सभी छात्र और सज्जन ने यह बात गुरुजी को बताई। गुरुजी को जब यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने विशाल को बुलाकर पूछा, बताओ विशाल, तुमने ऐसा क्यों किया? सज्जन की जान भी जा सकती थी। तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम यहाँ सभी से भाई बंधुता से रहते हैं? विशाल थोड़े से ज्ञान के नशे में चूर होकर, गुरुजी, मेरे अलावा कोई भी आपका सच्चा शागिर्द नहीं हो सकता, सच्चा छात्र नहीं हो सकता। गुरुजी, यह सब मैंने आप ही के लिए किया है ताकि सज्जन रास्ते से हट जाए और मैं ही आपका प्रिय शिष्य बना रहूं। अरे नालायक, पर किसी की जान लेकर किसी की जगह नहीं ली जाती है। किसी की जगह ली जाती है अपने अच्छे कर्मों से। जैसे तुमने पहले अच्छे से परीक्षा उत्तीर्ण की थी और तुम मेरे विश्वास पात्र बन गए थे। अगर तुम चाहते तो ठीक से परीक्षा देते और मेरे विश्वास पात्र बन जाते। इतना कहकर गुरुजी ने विशाल को आश्रम से निकाल दिया। चले जाओ मेरे आश्रम से। आज के बाद दोबारा कभी भी मेरे आश्रम में आने की हिम्मत मत करना। विशाल, तुम दोबारा मुझे यहाँ दिखोगे नहीं। चले जाओ मेरी नजरों से दूर। विशाल क्या करता, वह अपने भाई विवेक के पास वापस लौट आया और उसे सारी बात बता दी। विवेक ने भी उसे माफ कर दिया। दोनों भाई अपनी खिलौने की दुकान पर ही ध्यान देने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक नई खिलौने की दुकान खुल गई, जिससे विवेक और विशाल की बिक्री घटने लगी। विवेक को बहुत गुस्सा आया। उसने नए दुकानदार को गांव से बाहर करने का मन बनाया। विशाल ने देखा कि विवेक के बनाए खिलौनों की गुणवत्ता पहले जैसी नहीं है। वह समझ गया कि जलन और गुस्से से उसके भाई की ध्यान भटक गया है, जिससे वह पहले जैसे अच्छे और सुंदर खिलौने नहीं बना पा रहा है। विवेक भैया, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ, बोलो भाई बोलो। भैया, मैं भी आश्रम में ऐसे ही एक दूसरे छात्र से ईर्ष्या करता था, जिसके कारण मुझे आश्रम से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ जलन की भावना रख रहा था। आज जब आप उस दूसरे खिलौने वाले से जल रहे हैं तो मुझे अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास हो गया कि मैं कहाँ गलत था और मैंने क्या गलती करी। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। तो भाई, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा खुलकर बताओ। भैया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके खिलौने सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात बिल्कुल सच है, किंतु आप अगर दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे और अपना समय सिर्फ उसकी ईर्ष्या पर ही निकालेंगे तो भैया बताइए, आप अच्छे खिलौने कैसे बना पाएंगे। विशाल को उसकी बात काफी गंभीर लगती है और वह अपने खिलौने बनाने के बारे में सोचने लगता है और विवेक से कहता है, भाई विवेक, सच में
पढ़ाई का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। तुम्हें वहां सजा मिली, पर सजा में तुम्हें एक शिक्षा भी मिली और तुम काफी समझदार भी हो गए हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोनों भाई को अब समझ में आ गया था कि उनकी गलती क्या थी। विशाल ने भी दोबारा मथुरा में जाकर गुरुजी से माफी मांगी और सज्जन से भी माफी मांगी और अपनी शिक्षा पूरी की। वापस लौटकर दोनों भाइयों ने अपनी दुकान को काफी अच्छा कर दिया। विवेक ने विशाल से कहा, भैया, जब कोई हमसे बेहतर करता दिखे तो हमें उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि उतनी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भी उससे बेहतर कर सकें। हमने अगर उस समय अच्छे खिलौने बनाए होते तो आज हमारा भी काम चल रहा होता। दोनों ही भाइयों को जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो दोनों भाई मन लगाकर फिर से अपने खिलौनों की दुकान पर खिलौने बनाने लगे और देखते ही देखते दोनों की दुकान प्रसिद्ध हो गई और गांव का नया खिलौने बनाने वाला वो पहले जैसे खिलौने नहीं बना पा रहा था। ईर्ष्या के कारण उसका भी मन भर गया और वह धनपुर गांव को छोड़कर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं तो हम खुद भी गिर जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे तो सफलता फिर लौटकर जरूर आती है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके और हाइप करके हमें बताएं। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा हौसला मिलता है और अगले वीडियो को बनाने के लिए हमें ज़रूरी चीज़ें भी मिल जाती है। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं या आप कहानी लिखते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।